बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कीज़ एंड कपलिंग के चैप्टर में ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इसका सेकंड प्रॉब्लम जो एक गिवन है, मैं क्विकली ये वाले प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करूँगा। जस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है पिछले प्रॉब्लम के साथ ही। तो इसकी स्टेटमेंट जस्ट पढ़ते हैं। 45 मिलीमीटर डायमीटर शाफ्ट इज़ मेड ऑफ स्टील विद द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 400 मेगापास्कल। जब भी इस तरह की कोई वैल्यूज़ आएँ, यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ या इस तरह की कोई भी चीज़ें आएँ, तो आपके जहन में फ़ौरन उस मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वो जहन में आ जानी चाहिए या आपको वो ड्रा कर लेनी चाहिए अपने रफ पेज पर। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ दी गई है 400 मेगा पास्कल। ठीक है। ए पैरेलल की ऑफ साइज 14 मिलीमीटर वाइड एंड 9 मिलीमीटर थिक मेड ऑफ स्टील विद, यहाँ पे हमें विड्थ बता दी गई है, थिकनेस बता दी गई है जो इस 45 मिलीमीटर डायमीटर शाफ्ट पे लगेगी। ठीक है। और विद द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 340 मेगा पास्कल। तो इसकी भी यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दे दी गई है। ये सॉरी ये है की के मटेरियल की। ठीक है। और जो शाफ्ट का मटेरियल है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 400 मेगा पास्कल है, की के मटेरियल की 340 मेगा पास्कल है। इस टू बी यूज फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ की, और की रिक्वायर्ड लेंथ निकालनी है। इफ़ द शाफ्ट इज़ लोडेड टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क। मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क का मतलब यही है, परमिसिबल जो हमारे पास है अलाउबल स्ट्रेस या अलाउबल हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ना की या शाफ्ट की, उसकी बेस पे जो वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है। और इसी तरह यूज़ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड एज्यूम अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2। इसमें सिर्फ एक ही छोटी सी चीज़ है, मतलब जो पिछले क्वेश्चन से डिफ्रेंशिएट करता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना, वो एक फार्मूला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बेस पे, जो कि आर्टिकल 5.10 इस बुक के। ठीक है। ये जो बुक हमारे पास है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS खुरमी। ठीक है, JK गुप्ता। तो इस बुक के आर्टिकल 5.10 में वो डिस्कस है, हम उसकी डिस्कशन और उसकी डेरिवेशन पे बात नहीं करेंगे। जस्ट वो एक उसमें सिर्फ यही चीज़ है कि जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट है, ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट है उसको 2 से डिवाइड करें और साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड करें, तो हमारे पास मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस जो की जो वैल्यू है वो आ जाती है। ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। वैसे भी आमतौर पे हम अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं मैक्सिमम अलाउबल की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड करना और 2 से भी डिवाइड करना है। इस थ्योरी में बस इतना सही है। हमारे पास शाफ्ट के लिए, क्योंकि शाफ्ट का मटेरियल अलहदा है, ठीक है, उसका मटेरियल स्टील का कोई थोड़ा सा डिफरेंट है जिसकी वैल्यू 400 मेगा पास्कल है। इसी तरह जो की का मटेरियल है वो भी स्टील है, लेकिन स्टील में आगे फर्दर ग्रेड डिफरेंट होते हैं, तो उसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 340 मेगा पास्कल है। ऑब्वियसली जो शाफ्ट का मटेरियल है उसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन है, इसका मतलब है शाफ्ट का मटेरियल। की का मटेरियल थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए भी वीक शायद बनाया जाता है ताकि जब भी ब्रेकेज हो तो की ब्रेक हो जाए, शाफ्ट ब्रेक ना हो। ठीक है। तो हम यहाँ पर शाफ्ट के मटेरियल के लिए मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू वो हमने निकाल ली, यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 2, 400 डिवाइडेड बाय 2/2। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम की के मटेरियल के लिए भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू परमिसिबल, तो यील्ड स्ट्रेंथ की के मटेरियल की डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो सिमिलरली की के मटेरियल के लिए भी हमारे पास मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई। फर्दर सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया था। ठीक है। एक दफ़ा हम शेयरिंग के केस को ज्यूम करेंगे। ठीक है। और LW टॉर्क D/2, और साथ हम टॉर्क को रिलेट कर देंगे। टॉर्क मतलब
टी इज़ इक्वल टू पाई बाय 16 टॉर्क डी क्यूब, जो शाफ्ट में टॉर्क आ रहा है, ठीक है, उसके साथ हम इक्वेट कर देंगे और यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे। की के लिए लेंथ, ये वो लेंथ की वैल्यू है 67.2 जो कि रिक्वायर है शीरिंग के केस के लिए। सिमिलरली हम क्रशिंग के केस के लिए भी इसको इसी टॉर्क को, शाफ्ट और टॉर्क को इक्वेट कर लेंगे, एल टी बाई टू सिग्मा सी, ठीक है, डी बाई टू। तो ये याद रखिएगा, शाफ्ट के लिए जो टॉर्क निकालेंगे यहाँ पे टी मैक्सिमम की वैल्यू वो पुट करनी है जो शाफ्ट के मटेरियल के लिए हमने निकाला था अलाउबल, टी मैक्सिमम, ठीक है, ये 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो टॉ आएगा ये की के मटेरियल के लिए टॉ मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 85 वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर एक सिग्मा सी की वैल्यू यूज़ हो रही है। यहाँ पर जब क्रशिंग के लिए करेंगे तो अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस, क्योंकि हमने लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालने के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो अलाउबल वाली यूज़ करनी है। तो हमें जो यहाँ पर दो वैल्यूज़ अलाउबल की निकाली हैं वो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू है शाफ्ट के लिए और की के लिए, क्रशिंग के लिए वैल्यू नहीं यहाँ पे निकाली गई, ठीक है, ना ही गिवन है क्रशिंग के लिए। तो क्रशिंग के लिए हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है ना, जो यील्ड स्ट्रेंथ है इसके की के मटेरियल की 340 मेगा पास्कल, 340 मेगा पास्कल को हम वो डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। सिंपली जो हमारा एक फार्मूला होता है कि अलाउबल इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ और अलाउबल इज इक्वल टू या यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इनमें से कोई भी यूज़ हो सकती है। तो या तो यील्ड स्ट्रेंथ के रेफरेंस से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करेंगे या अल्टीमेट के रेफरेंस से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करते हैं अलाउबल की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि क्रशिंग की वैल्यू नहीं दी गई थी इसलिए हमने क्रशिंग को यील्ड स्ट्रेंथ जो कि गिवन है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट के 340/2, यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकल आई। तो ये लेंथ की वैल्यू वो है जो कि क्रशिंग के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, क्रशिंग के केस में की को सेफ रखने के लिए, ठीक है। ये 104.6 मिलीमीटर निकली है और शीयरिंग के केस के लिए 67.2 मिलीमीटर। ऑब्वियसली हम 67.2 मिलीमीटर चूज़ नहीं करेंगे, अगर ये चूज़ करेंगे तो क्रशिंग में की फेल हो जाएगी क्योंकि क्रशिंग के लिए ज़्यादा लेंथ चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा वाली लेंथ यूज़ करेंगे जो कि क्रशिंग के लिए भी सेफ़ होगी और शीयरिंग के लिए ऑब्वियसली सेफ़ हो जाएगी क्योंकि शीयरिंग के लिए कम चाहिए और हमने ज़्यादा लेंथ यूज़ कर लिया, ठीक है। टेकिंग द लार्जेस्ट ऑफ टू वैल्यूज़ वी हैव 104.6 मिलीमीटर या 105 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो होपफुली इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, ये सेम पिछले की तरह ही है। अफेक्ट ऑफ अ कीवे, अगला मतलब जो इसका आर्टिकल है अफेक्ट ऑफ अ कीवे का अफेक्ट हमेशा याद रखें आप कि जब भी कोई की होती है इस की एक इस की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ये की मैक्सिमम कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। तो वो टॉर्क जो ट्रांसमिट कर सकती है टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टॉ डी क्यूब, इसमें डायमीटर डी है, ठीक है। लेकिन अगर यही शाफ्ट इसके अंदर एक इतना ज़्यादा की वे निकाल दिए, मटेरियल माइनस कर दिया जाए तो ऑब्वियसली अब ये शाफ्ट कभी भी सेम यही वाला टॉर्क ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, ये थोड़ा सा कम टॉर्क ट्रांसमिट कर पाएगी ब्रेक होने से पहले ये ब्रेक होने तक ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर देगी ये वाली शाफ्ट और ये कम टॉर्क ट्रांसमिट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास अगर शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर ई है तो उसमें बेसिकली स्ट्रेंथ
ऑफ शाफ्ट, ठीक है, विदाउट की वे, ठीक है, विदाउट की वे डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद की वे, ठीक है। विदाउट की वे शाफ्ट जो उसकी होगी ना वैल्यू, सॉरी यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, मुझसे एक गलती हो गई है। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद की वे, ठीक है। ऊपर अगर हम ये यूज़ करें स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद की वे और नीचे विदाउट, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद की वे इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, और नीचे वाले स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट की वे, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। ये नीचे अगर वैल्यू ज़्यादा हो और ऊपर कम हो तो ऑब्वियसली आंसर हमेशा 1 से कम आएगा, ठीक है, 1 से कम आंसर आएगा ई की वैल्यू। शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर, तो इस शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर को हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, ई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, 1 माइनस समथिंग, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा, ऑब्वियसली वो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इस पे कि और कीवे जो बनाया गया उसकी विड्थ कितनी है, शाफ्ट का ओवरऑल डायमीटर कितना था, कीवे जो बनाया गया उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये इन्हीं दो तीन चीज़ों पे मैटर करेगी। तो ये एक फार्मूला ड्राइव किया गया है कि शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर 1 में से कितना कम होती है, यानी कि 100% अगर है तो उसमें से कितनी माइनस होगी बाकी चीज़ें। तो ये एक फार्मूला ड्राइव किया कि जो कि हमारी डेरिवेशन हमारा कोर्स में नहीं है, ना ही हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो अफेक्ट्स माइनस होने हैं वो डिपेंड प्योरली करेंगे कि विड्थ कितनी है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितनी है और उसकी कीवे की हाइट कितनी है, ठीक है। इन चीज़ों पे वो शाफ्ट की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो ये इसी तरह ये यहाँ पे बेसिकली वो लिखा हुआ है, मतलब ये डिफाइन कर दिया गया डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू की क्या चीज़ है, डी की चीज़ है, एच डेप्थ ऑफ की वे, थिकनेस ऑफ की डिवाइडेड बाय 2, ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को जहन में रखें, और इससे अगला एक प्रॉब्लम इन्होंने दिया हुआ है हमें, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें ये यूज़ हो जाएगा। वैसे कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ये कैसे यूज़ होनी है। आ 15 किलोमीटर, आ 15 किलोवाट एक पावर की वैल्यू दी गई है, 15 किलोवाट 960 आरपीएम मोटर हैज़ अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ऑफ 40 मिलीमीटर डायामीटर, ठीक है। एक इंजन को ही बताया गया जिसका 15 किलोवाट वो पावर का है और 960 आरपीएम है, मोटर सॉरी है, ठीक है, कोई मोटर है, हैज़, वैसे आमतौर पे यूरोप में इंजन को मोटर भी बोलते हैं, योर कार मोटर, ठीक है। तो वो या मोटर कार आमतौर पे आपने सुना होगा मोटर कार, तो वो इंजन को बाकायदा मोटर भी बोला जाता है। और सिर्फ जो दूसरी मोटर्स जिनको हम बोलते हैं उनका पूरा नाम बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है। इंजन को मोटर भी बोला जाता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं जिन जो हमारे जहनों में होती है कि वो बिजली से चलने वाली हैं, उनको इलेक्ट्रिक मोटर बोला जाता है। तो इंजन को मोटर भी बोलते हैं, तो ये यहाँ से क्लियर नहीं है कि आया कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है या इंजन है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। खैर, अब 15 किलो वाट 960 आरपीएम मोटर हैज़ अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ऑफ 40 मिलीमीटर डायमीटर, 40 मिलीमीटर डायमीटर की एक माइल्ड स्टील की शाफ्ट है, एंड द एक्सटेंशन बीइंग 75 मिलीमीटर, और उसकी एक्सटेंशन जो निकली हुई है वो 75 मिलीमीटर है, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, गिवन जो चीज़ दी गई है वो एक इंजन है, ठीक है, और उसकी एक 75 मिलीमीटर की एक वो शाफ्ट जो है ना एक्सटेंशन वो निकली हुई है, वो बताया गया है कि 75 मिलीमीटर की एक एक्सटेंशन है और इसका 960 आरपीएम है और 15 किलोवाट,
ठीक है, इस इंजन या मोटर की वो पावर है। ठीक है, तो इसके बाद जो फर्दर है, द परमिसिबल shear एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस फॉर द माइल्ड स्टील की आर 56 मेगा पास्कल एंड 112 मेगा पास्कल। इसमें देखें परमिसिबल shearing एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू दी गई है फॉर द माइल्ड स्टील की आर, जो माइल्ड स्टील की बताई गई है उसके लिए जो वैल्यू थी शीयरिंग और क्रशिंग की, इसकी एक अल्टीमेट की वैल्यू थी अल्टीमेट, उसको किसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, हमें नहीं पता वो क्या था, उस डिवाइड करके बाद में जो हमारे पास अलाउबल शीयरिंग की वैल्यू बताई गई है, परमिसिबल शीयर की वैल्यू 56 मेगा पास्कल बताई गई है। परमिसिबल शीयर 56 मेगा पास्कल। जब भी आपके पास डाटा आए आपने इस तरह का एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लाजमी बनानी करनी है। ठीक है, ये शीयरिंग के लिए है और ये दूसरी हम क्रशिंग के लिए बना लेते हैं, सिग्मा अल्टीमेट। ठीक है, सिग्मा क्रशिंग अल्टीमेट। ठीक है, और कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी, हमें नहीं पता, अगर तो हम दें तो, अगर तो क्वेश्चन आपसे मतलब क्वेश्चन में अगर आपको अल्टीमेट की वैल्यू दी जाती है तो फिर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी खुद चूज़ करके भी यही वाली सिग्मा क्रशिंग अलाउबल खुद भी निकाल सकते हैं। ये जो दी गई है यहाँ पर मेगा पास्कल 112 मेगा पास्कल दी गई है। तो ये की के मटेरियल के लिए अलाउबल शीयर एंड क्रशिंग की वैल्यूज़ ये दो दी गई हैं। इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो 112 इज़ 2 टाइम्स ऑफ 56 मेगा पास्कल। ठीक है, 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 112। ठीक है, तो वो कौन सा केस होता है जिसमें शीयरिंग स्ट्रेस हाफ होती है क्रशिंग के, स्क्वायर की का केस है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो की यूज़ होगी उसकी विड्थ और थिकनेस वो बराबर होंगी, ये स्क्वायर की का केस है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, विड्थ और थिकनेस सेम यूज़ होनी है। तो हम कह सकते हैं, फिर आगे फर्दर चलते हैं। इसने क्या पूछा हुआ है, डिज़ाइन द की वे इन द मोटर शाफ्ट एक्सटेंशन। मोटर शाफ्ट एक्सटेंशन में की वे डिज़ाइन करना है। ठीक है, की वे डिज़ाइन करना है। चेक द shear स्ट्रेंथ ऑफ द की अगेंस्ट द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये बाद में हम क्वेश्चन के आखिर पे बात करते हैं कि shear स्ट्रेंथ ऑफ द की और जो नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट है ना, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनको आपस में कंपेयर कैसे करना है। ओके, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, इसमें जो एक छोटा सा मतलब ट्रिक सा है वो सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो अवेलेबल शाफ्ट की लेंथ है और उसकी जो एक्सटेंशन निकली हुई है ना, जो उसने बोला था फॉर एग्जांपल, एंड द एक्सटेंशन बीइंग 75 मिलीमीटर। ठीक है, जो शाफ्ट 40 मिलीमीटर डायमीटर की है उसकी एक्सटेंशन हमारे पास सिर्फ 75 मिलीमीटर की है। तो हम मैक्सिमम भी अगर कोई लेंथ यूज़ कर पाते हैं तो सिर्फ 75 मिलीमीटर की लेंथ यूज़ कर पाएंगे इस शाफ्ट पे, इससे ज़्यादा मिलीमीटर की निकाल ही नहीं सकते। आमतौर पे वैल्यूज़ आपने देखी हैं 112 140 मिलीमीटर, आमतौर पे वो आंसर्स पिछले क्वेश्चंस में आए थे। तो यहाँ पे मजबूरी है कि इसमें की वे मैक्सिमम 75 मिलीमीटर का ही हम चूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लेंथ यहाँ पर जितनी ये शाफ्ट दी गई है बस इतनी ही लेंथ की वे की यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और जो रह गई दूसरी डायमेंशंस की विड्थ और थिकनेस, उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। विड्थ और थिकनेस में क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की है तो विड्थ की वैल्यू निकाल लें या थिकनेस की निकाल लें, वो एक ही बात है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसने शीयरिंग स्ट्रेस से जस्ट विड्थ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि क्रशिंग का केस भी एज्यूम करेंगे। ठीक है,
तो क्रशिंग का केस भी एज्यूम करेंगे और उससे थिकनेस की वैल्यू भी हम निकालेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि आया कि थिकनेस की वैल्यू वो ज़्यादा है या विड्थ की वैल्यू ज़्यादा, जो ज़्यादा होगी हम वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें टॉर्क की वैल्यू सबसे पहले चाहिए, याद रखें क्योंकि टॉर्क का जो फार्मूला हम शाफ्ट के लिए करते थे कि शाफ्ट तो दी गई है, उसके लिए टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाई 16 टॉ डी क्यूब। डायमीटर हमारे पास है, लेकिन शाफ्ट के जो शीयरिंग स्ट्रेस है ना, अलाउबल शीयरिंग स्ट्रेस, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। जब तक ये वैल्यू नहीं होगी तो हम ये टॉर्क की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि हम ये करते हैं कि हमारे पास उसने पावर की वैल्यू भी दी है और आरपीएम की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन डी बाई 60। ये हमारे पास एक रिलेशन मौजूद है पावर और टॉर्क का, जिसमें पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एन आरपीएम है, टी टॉर्क है, ठीक है, और पी पावर। ये हमारे पास ये चीज़ मौजूद होती है। ओके, अभी तक हमने ये बात की है कि जो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू पाई एन टी, इसमें हमारे पास अवेलेबल डेटा पाई एन मौजूद है और पावर भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ से हम टी की वैल्यू इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डेरिवेशन की तरफ अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये छोटा सा एक स्टेप था जस्ट कि टॉर्क कैसे निकालना है। अगर हमने टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाई 16 टॉ डी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, तो ठीक है। तो ये वही फार्मूला है, P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60। उसको रीअरेंज किया हुआ है। इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, पावर गिवन है और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास 149 बाई 10 पावर 3 न्यूटन मिलीमीटर, ये हमारे पास टॉर्क आ गया। और विड्थ ऑफ की वे हमने फाइंड आउट करनी है। तो बजाय के डायरेक्टली इधर से करें, हम एक छोटा सा ये काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू हमने निकालनी है ना, विड्थ और थिकनेस, ये दो वैल्यूज़ निकालनी है। लेकिन हमें ये पता है कि शीयरिंग के केस में हम सिर्फ विड्थ निकाल सकेंगे, ठीक है। और क्रशिंग के केस में हम सिर्फ थिकनेस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, अगर हम लेकिन अभी हमें ये भी पता है कि हमारा ये केस स्क्वायर की का केस है, जिसमें विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस है। तो हम ऐसा करते हैं, शेयरिंग का केस पहले एज्यूम करते हुए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, T इज इक्वल टू एल डब्ल्यू टॉ डी बाई 2। ये की के लिए अलाउबल शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से और लेंथ की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे यहाँ पर, जो 75 हमने यूज़ की है। तो यहाँ से हम इजीली विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें, टॉर्क अभी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, लेंथ की वैल्यू पुट की, ठीक है, और अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू फॉर की मटेरियल भी है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ से विड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रशिंग के लिए भी हम बुक वाले ने नहीं किया, लेकिन हम ये कर सकते हैं इजीली। T इज़ इक्वल टू एल टी बाई 2 सिग्मा सी डी बाई 2, ठीक है। यहाँ से हम इजीली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू फॉर की मटेरियल पुट कर सकते हैं, डायमीटर, यहाँ से हमें थिकनेस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर, और हमें ये पता है कि विड्थ इज़ इक्वल टू थिकनेस लेनी है। लेट्स सपोज यहाँ से विड्थ की वैल्यू अगर 50 मिलीमीटर आती है, ठीक है, और यहाँ से थिकनेस की वैल्यू
70 मिलीमीटर आती है, ठीक है, विड्थ और ये थिकनेस, ठीक है। तो शेयरिंग के केस के लिए अगर ये वैल्यू 50 आ रही है और क्रशिंग के लिए ये वैल्यू 70 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है, तो और हमें ये पता है कि विड्थ और थिकनेस हमने सेम लेनी है स्क्वायर की के लिए, तो हम 70 दोनों वैल्यूज़ विड्थ और थिकनेस 70 वाली लें या दोनों वैल्यूज़ 50 वाली लें, ये एक क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्वियसली हमने वो ज़्यादा वाली वैल्यू जो होगी वो पिक करेंगे दोनों के लिए, क्योंकि अगर ये वाली पिक कर ली तो ये शेयरिंग के लिए तो ये वाली डायमेंशन काफ़ी होगी विड्थ वाली, ठीक है, और हम जो है ना दूसरी भी है 50 है साइन कर देंगे, लेकिन क्रशिंग के केस के लिए ये वाली डायमेंशन चाहिए होगी वर्टिकल, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायमेंशन फिर उस क्रशिंग के केस के लिए कम पड़ जाएगी, तो हम ज़्यादा वाली जो वैल्यू होगी जो क्रशिंग से आ रही है वो वैल्यू लेंगे थिकनेस की और उसको कहेंगे कि विड्थ भी यही ले लें, वो क्योंकि हमने स्क्वायर की ऑलरेडी डिसाइड कर ली हुई है, ठीक है। तो ये बस इसमें इतना सही चीज़ थी कि किस तरह हमने टॉर्क निकालना है और किस तरह हम आगे फर्दर विड्थ और थिकनेस यानी कि दोनों शेयरिंग और ब्रशिंग से अलग अलग लेकर और कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब उसने बेसिकली आगे पूछा हुआ था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ की को नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट के साथ कंपेयर कर लें। तो shear strength ऑफ की जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ की इन शेयरिंग एल डब्ल्यू डॉट डी बाई टू, ये उसकी shear स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद की मटेरियल ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। और लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट जो है ये की के साथ हमें चाहिए, की वे के साथ सॉरी चाहिए। तो की वे के साथ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें एक शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर जो है, ठीक है, वो की वे की वजह से ई की वैल्यू स्मॉल ई की वैल्यू वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल पाई बाय 16 टॉ डी क्यूब के साथ, तो फिर एक्चुअल वाली की वे के साथ जो स्ट्रेंथ आ रही है वो निकलेगी। ये पाई बाय 16 टॉ डी क्यूब ये बेसिकली वैल्यू है सॉलिड शाफ्ट की विदाउट की वे। तो विद की वे के लिए स्मॉल ई की वैल्यू साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। स्मॉल ई का फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, वो ई की वैल्यू यहाँ इसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो की वे का इफेक्ट हो जाएगा और कम थोड़ी सी वैल्यू आएगी, ठीक है, की वे के साथ। तो बाकी फिर इसने पूछा हुआ है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ की को नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट के साथ कंपेयर कर लें, तो वो सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आगे हम चलते हैं शाफ्ट कपलिंग की तरफ। वेल हम कपलिंग स्टार्ट करते हैं। कपलिंग बेसिकली दो शाफ्ट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और कपलिंग के अंदर एक मेन एलिमेंट जॉइनिंग एलिमेंट वो की होता है, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है, हम उस पर अब बात नहीं करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन कपलिंग में ओवरऑल वो की खुद दोबारा आ जाएगी। ओके, खैर हम कंटिन्यू करते हैं। कपलिंग बेसिकली दो शाफ्ट्स को ज्वाइन करने के लिए और उनको प्रॉपर अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके कुछ कॉमन जो हैं पर्पसेस वो हम डिस्कस करते हैं, जल्दी से गो थ्रू करते हैं। टू प्रोवाइड फॉर द कनेक्शन ऑफ शाफ्ट्स ऑफ यूनिट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली, मतलब उनको इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, कपलिंग्स। और इस तरह इस मकसद के लिए होती है कि उनको कनेक्शन और डिसकनेक्शन जो है वो ज़रा रिपेयर पर्पस के लिए वो जल्दी से किया जा सके। टू प्रोवाइड फॉर मिस अलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट्स टू मतलब फॉर एग्जांपल कभी कभी शाफ्ट्स थोड़ा सा मिस अलाइन होकर चलने की कोशिश करती हैं हमारी फिटिंग के एरर की वजह से या कोई वाइब्रेशंस के एरर की वजह से, तो उसको भी वो थोड़ा बहुत अलाउ करें। अगर तो हम रिजिड कुछ बना देते हैं
मतलब वेल्डिंग वगैरह कर देते हैं या कुछ और फिक्स कर देते हैं, तो वो फिर शाफ्ट को थोड़ा बहुत मिसअलाइन होकर चलने के लिए परमिशन नहीं देती। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी शाफ्ट प्योरली 180 डिग्री पर दोनों शाफ्ट्स बिल्कुल एक लाइन के ऊपर अगर वेल्ड ना हो, ठीक है, 1 डिग्री का अगर एरर हो, तो वो जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो वो 1 डिग्री वाले जो एक सर्कल सा बनेगा ना, उसके अंदर शाफ्ट रोटेट करने की कोशिश करेगी। मगर वहाँ पर आपने कोई बैरिंग्स लगाए होंगे तो वो बैरिंग्स के ऊपर साइड थ्रस्ट बहुत ज़्यादा आएंगी, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएंगी, जिससे डैमेज होने का खदशा है। तो जो कपलिंग्स होती हैं ये बेसिकली थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट्स को भी हैंडल कर लेती हैं ड्यूरिंग रोटेशन। तो ये भी एक पर्पज़ होता है, इस वजह से भी ये लिखा गया सेकंड वाला, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में बेसिकली जो शॉक्स मतलब वाइब्रेशन सारी की सारी अगर वेल्ड हो या सॉलिड पार्ट हो तो सारी की सारी वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन बीच में अगर ये कपलिंग लगी हुई है तो काफ़ी हद तक वाइब्रेशंस डैम्प होकर जाती हैं। ठीक है, डैम्प मतलब रिड्यूस हो जाती हैं। टू इंट्रोडक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है कपलिंग। ओवरलोड का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खासा चॉपिंग या सीजिंग का इफेक्ट मशीन्स में आ जाए, ओवरलोडिंग हो गई, तो बजाय के मेन एलिमेंट्स टूटेंगे, कपलिंग का कोई पार्ट टूट जाएगा, कीज फेल हो जाएंगी या कपलिंग को टूट जाएगी, जो कि हमारे लिए काफ़ी सस्ती हैं एज कम्पेयर टू मेन कंपोनेंट्स, शाफ्ट्स और मशीन्स। इट शुड हैव नो प्रोजेक्टिंग पार्ट्स, कपलिंग के प्रोजेक्टिंग पार्ट्स नहीं होना चाहिए कि ड्यूरिंग रोटेशन वो किसी को डैमेज करें, ठीक है, या वो इम्बैलेंसिंग करें। रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड शाफ्ट कपलिंग, ये काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती जुलती ही हैं, हमने डिस्कशन की हुई है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हम इसकी डायरेक्टली इसकी टाइप्स पर आते हैं। ओके, टाइप्स में यहाँ से बताने की बजाय मैं लेट मी शो यू वीडियो, ठीक है, वहाँ से हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। What are the different types of coupling? On the basis of shaft alignment, coupling can be divided into two types. They are rigid coupling and flexible coupling. Rigid coupling is used to connect two shafts having no misalignment, whereas flexible coupling is used to connect two shafts which have some amount of misalignment. Rigid coupling can be further classified into sleeve or muff coupling, clamp or compression coupling, and flange coupling. And flexible coupling can be further classified into bushed pin coupling, universal coupling, and Oldham coupling. Thus, rigid coupling connects two shafts having no misalignment, and flexible coupling connects two shafts which have some amount of misalignment. Now let us take a look at each of these couplings one by one. Let us start with the types of rigid coupling. Sleeve coupling is one of the simplest types of rigid coupling. As we can see, it consists of a cylindrical sleeve keyed to the shafts to be connected. Thus, sleeve coupling consists of a cylindrical sleeve keyed to the shafts to be connected. Now, let us discuss about clamp coupling. Clamp coupling consists of two half cylinders which are placed over the ends of the shafts to be coupled and are held together by through bolt. Thus, clamp coupling consists of two half cylinders which are placed over the ends of the shafts to be coupled and are held together by through bolt. Now let us discuss about flange coupling. Flange coupling is a widely used rigid coupling. It consists of two flanges which are keyed to the shafts and bolted. As we can see, the bolts are equispaced. Thus, flange coupling consists of two flanges which are keyed to the shafts and bolted.
the bolts are equispaced. Now let us take a look at the types of flexible coupling. Bushed pin coupling is one of the commonly used flexible couplings. In this, torque is transmitted from one flange to the other through a flexible bush put around the bolt. This type of coupling is used only when there is small amount of misalignment. Thus, in bushed pin coupling, torque is transmitted from one flange to the other through a flexible bush put around the bolt. Now let us discuss about universal coupling. Universal coupling is mainly used to handle relatively large angular misalignment. As we can see, it consists of two forks keyed or screwed to the shaft. These two fork ends are connected with a center piece, through which two pins pass with mutually perpendicular axis. Thus, universal coupling consists of two forks keyed or screwed to the shaft. Now let us discuss about Oldham coupling. Oldham coupling is used to handle both lateral and angular misalignment to some extent. It consists of two flanges with slots on the faces, and these flanges, which are keyed or screwed to the shafts, the central portion is called the disc, which is a cylindrical piece having a narrow rectangular raised portion running across each face, but at right angle to each other. As we can see, a disc is placed between the flanges so that the raised portion fit into the slots in the flanges. Thus, Oldham coupling consists of two flanges with slots on the faces. The flanges are keyed or screwed to the shafts. Related terms are shafts and keys. ओके ये जनरली हमारी जो कीज़ की टाइप्स हैं, ये उस पर एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी. होपफुली आपको उसमें और यहाँ से सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी. स्लीव, क्लैम्प, फ्लैंज या तौर पे यूज़ होने वाली कपलिंग्स हैं. इसी तरह फ्लेक्सिबल में बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो यूनिवर्सल कपलिंग्स है, जो हमारे अगर आपने थोड़ा सा कीनली देखा हो तो गाड़ियों के स्टीयरिंग के अंदर यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ होती है. आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग का रॉड जो अंदर जा रहा है ना नीचे, आपके जहाँ पे एक्सीलेटर और ब्रेक का पैडल होता है, वहाँ से वो स्टीयरिंग का रॉड गुजरा होता है, वहाँ पर एक कपलिंग सी लगी हुई होती है, वो यूनिवर्सल कपलिंग होती है. उनकी शाफ्ट प्रॉपर अलाइन नहीं होती, वो डिफरेंट एंगल पे, कुछ एंगल होता है उसमें 15-20 डिग्री तक ऑलमोस्ट होता है. ठीक है, तो कुछ डिपेंड करता है टाइप ऑफ कार. तो उसको आप अगर थोड़ा सा देखेंगे कीनली तो उसमें ये यूनिवर्सल है, जहाँ पर अक्सर लोग, पाकिस्तानी लोग एक वो ताला भी लगा देते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए. ठीक है, वो यूनिवर्सल कपलिंग के बेसिकली वो जो यू सा एक होता है उसके अंदर लगाते हैं, ताकि अगर वहाँ पे लॉक कर दिया जाए तो वो स्टीयरिंग मूव होना बंद हो जाए. ओके, खैर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कभी. तो अब हम सबसे पहले स्लीव और मफ कपलिंग स्टार्ट करते हैं. मैं आपको कपलिंग का थोड़ा सा एक छोटी सी एक और मेरे पास वीडियो है, उसको भी हम देख लेते हैं. ज़रा छोटी है लेकिन आपको अच्छी लगेगी. फ्लैंज कपलिंग सिंपल सी. Protected type flange coupling. This coupling is a commonly and widely used coupling. It has two flanges. Observe the protective web projecting from the outer periphery of the flange. One of the flanges has a small cylindrical projection called the spigot, and another flange has a corresponding recess to accommodate it. The flanges are so assembled as to have the spigot located in the recess and give a perfect alignment. The shafts are fitted to the flanges using taper sound keys.
Finally, the flanges are fastened by using bolts and nuts. ओके, ये फ्लैंज कपलिंग की एक एनिमेशन थी, एक अच्छी थी समझाने के लिए कि किस तरह बेसिकली डिफरेंट फ्लैंजेस के अंदर मतलब डिफरेंट दो शाफ्ट्स के अंदर कपलिंग को लगाया जाता है और किस तरह की को बेसिकली इंसर्ट किया जाता है। ये एक छोटी सी एनिमेशन थी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट। तो फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले स्लीव और मफ कपलिंग की बात करते हैं। स्लीव और मफ कपलिंग, इस ये दो शाफ्ट आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये एक ये शाफ्ट, ठीक है, और एक दूसरी शाफ्ट ये वाली। इफ यू वांट टू जॉइन दीज टू शाफ्ट्स बाय अ की, गिव हेड की, ये आपको नजर आ रही होगी, एक की है, ठीक है, गिव हेड बना हुआ है और ये इतनी लेंथी सी एक की हमें नजर आ रही है, ठीक है, इतनी लंबी सी एक की हमें नजर आ रही है। तो और इसके ऊपर कि की निकल ना जाए एक स्लीव या मफ लगाई गई है जिसका क्रॉस सेक्शन कटिंग में हमें दिखाया गया है। ये आपको मफ नज़र आ रहा है, ये पूरा एक सर्कल एक यानी ना राउंड सा सर्कल है जिसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें वो ना कुछ इस तरह हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लीव होती है और इस स्लीव के हाफ के अंदर यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये कीवे बना हुआ होता है, ठीक है। और इसी तरह बाकी जो की है वो यहाँ पे लगती है हाफ इस स्लीव के अंदर और हाफ इसके अंदर जो लगी हुई शाफ्ट है, ठीक है। ठीक है, ये शाफ्ट ठीक हो गया। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो इसी तरह इसको अगर सामने से देखें तो कुछ इस तरह नज़र आएगी, दो शाफ्ट्स की बीच में इंसर्ट की गई और ऊपर ये रिंग की शक्ल में स्लीव लगी हुई है, ठीक है। स्लीव जैसे कि आर्म स्लीव आप बोलते हैं ना कि हाथों के ऊपर स्लीव वाली आपने शर्ट पहनी हुई है बाजुओं वाली, ठीक है, उसको वो बोलते हैं स्लीव सी, एक राउंड शक्ल की चीज़, राउंड क्रॉस सेक्शन की, अंदर से हॉलो होती है। खैर, तो ये स्लीव इनकी इसकी जो डायमेंशन है स्लीव की ऑब्वियसली एक आउटर डायामीटर होगा, ठीक है, और एक इनर स्लीव का डायामीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी क्वेश्चन है कि स्लीव का इनर डायामीटर कितना होगा। तो स्लीव का इनर डायामीटर हमेशा शाफ्ट के आउटर डायामीटर के बराबर होगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, शाफ्ट का आउटर डायामीटर और स्लीव का इनर डायामीटर वो सेम है, ठीक है। तो स्लीव का इनर डायामीटर जो होगा वो शाफ्ट के आउटर डायामीटर के बराबर, स्मॉल डी के बराबर है, और कैपिटल डी बेसिकली स्लीव का आउटर डायामीटर है। इसी तरह ये स्लीव की लेंथ कैपिटल एल ये यूज़ होगी, ठीक है। और एक हाफ की बेसिकली अगर हम एक शाफ्ट के लिए की डिज़ाइन करें तो वो स्मॉल एल आएगी, दूसरी शाफ्ट के लिए की डिज़ाइन करें तो वो स्मॉल एल आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट लेंथ कैपिटल एल और जो कैपिटल एल वो बेसिकली इस शाफ्ट की लेंथ स्मॉल एल और इस शाफ्ट की लेंथ स्मॉल एल के बराबर है, यानी कि 2 स्मॉल एल विल बी इक्वल टू 1 कैपिटल एल, ठीक है। तो हाफ जो लेंथ होगी एक किस्म की यानी कि एक की इसके अंदर होगी, एक की इसके अंदर होगी, वो एक लहरा बात है कि हम टोटल एक ही की बनाते हैं दोनों शाफ्ट्स के लिए कंप्लीट, ठीक है। लेकिन हमने एक शाफ्ट के लिए जो लेंथ नोटेशन यूज़ की हुई है वो स्मॉल एल यूज़ की हुई है,
ठीक है। ओवरऑल की लेंथ वो कैपिटल एल के बराबर ही होगी जो कि ऊपर स्लीव हम लगाते हैं, ऑलमोस्ट उसी के बराबर होगी। बाकी जो डिस्टिंक्शन होगी वो जस्ट इजी पुल आउट या इजी इंसर्शन पर्पस के लिए होगी। इफेक्टिव की लेंथ वो स्लीव की लेंथ के बराबर ही होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बल्कि शायद लिखा हो, ओके ये है स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई 2, ठीक है। तो बाकी इन्होंने कुछ छोटी मोटी एक दो चीज़ें बताई हैं। कैपिटल डी इज इक्वल टू 2D + 13, एक अप्रोक्सीमेट सा रिलेशन दिया है कि स्लीव का आउटर डायमीटर कितना होना चाहिए, वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट के डबल प्लस 13 मिलीमीटर। इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट, अंदाज़ा है ये, ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, लेकिन रफ अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करें, वी शुड हैव to verify it, either it is suitable stress point from the stress point of view or not, ठीक है। इसी तरह द लेंथ ऑफ स्लीव जो है, जो ये वाली लेंथ ऑफ स्लीव है, ये 3.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, ठीक है। इट इज़ आल्सो एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। इफ़ वी यूज़ इट वी हैव टू वेरीफाई इट, ठीक है। ओके, वेरीफाई इन अ सेंस कि हमें अगर हम अप्रोक्सीमेट कोई डायमेंशन पिक करते हैं तो चेक करेंगे कि इसके अंदर आने वाली स्ट्रेसेस की वैल्यू अलाउबल से ज़्यादा या कम है, सेफ रेंज सेफ्टी उसकी चेक करनी है। इसी तरह स्लीव के अंदर टॉर्क कितना ट्रांसमिट होगा, बेसिकली स्लीव भी एक शाफ्ट के तौर पर ही एक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि ये देखें हमारे पास एक शाफ्ट अगर ये है ना, ठीक है, तो हमारे स्लीव भी बेसिकली ये चीज़ है, एक हॉलो शाफ्ट ही होती है, ठीक है। ये एक हॉलो शाफ्ट ही है। अगर सॉलिड शाफ्ट, अगर एक हमारे पास शाफ्ट सॉलिड है, उसका टॉर्क ट्रांसमिटेड जो है वो T इज इक्वल टू π/16 टॉर डी क्यूब है ना, ठीक है, इस सॉलिड शाफ्ट का। तो हॉलो शाफ्ट का जो होगा π/16 टॉर D4 माइनस D4 डिवाइडेड बाय कैपिटल D, ठीक है। तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको D³ माइनस D³ बोला था, बेसिकली वो इस तरह D³ माइनस स्मॉल D³ नहीं है, वो D4 माइनस G4 डिवाइडेड बाई D, ये यहाँ पर वेरीफाई आप कर लें। तो बाकी ये इसने स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी को के की शक्ल में लिख कर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हुई है। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है वैसे। ओके, बाकी इस पूरी कपलिंग के अंदर यूज़ होने वाले जो रिलेशंस हैं वो स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई 2, यानी कि 3.5 टाइम्स ऑफ डी बाई 2। अब वी कैन यूज़ दिस रिलेशन, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन, ठीक है। इसी तरह जो अंदर की इस्तेमाल हो रही है वो शेयरिंग के लिए LW डॉट डी बाई 2 ऑलरेडी नो इट। इसी तरह क्रशिंग के केस के लिए L डी बाई 2 सिग्मा C डी बाई 2 वी ऑलरेडी नो इट। हम डायरेक्टली अपने जो प्रॉब्लम है ना उस पर आते हैं, स्लीव और मफ कपलिंग के प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। डिज़ाइन एंड मेक अ नीट डायमेंशन स्केच ऑफ अ मफ कपलिंग। ओके, पहले मैं इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या है कि एक जो मफ कपलिंग है उसकी डिज़ाइनिंग और एक नीट डायमेंशन स्केच का मतलब क्या है, यानी कि क्वेश्चनर इससे क्या हमसे डिमांड कर रहा है। बेसिकली
ये जो मफ कपलिंग की पूरी डिज़ाइन से मतलब है ना, इसमें कपलिंग के अंदर आने वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो उनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करना, ये डिज़ाइन ऑफ मफ कपलिंग कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो शाफ्ट्स लगेंगी, ठीक है, शाफ्ट होनी है, उनका डायामीटर ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह जो की लगेगी उसकी लेंथ जो यूज़ होगी, ठीक है, वो भी फाइंड आउट करनी है। इसी तरह इसके ऊपर लगने वाली जो मफ है, ठीक है, उसका कैपिटल डी की वैल्यू, ठीक है, वो भी फाइंड आउट करनी है। कैपिटल एल होल लेंथ ऑफ की और स्लीव वो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये सारी की लेंथ भी, की विड्थ भी, की थिकनेस भी, ठीक है, विड्थ, थिकनेस, लेंथ, ठीक है, कैपिटल एल, डी, कैपिटल डी, ये सारी चीज़ें वी हैव टू कंप्यूट। ये सारी कपलिंग के पार्ट्स हैं और ये सारी डायमेंशन हैं। ठीक है, और मेक अ नीट डायमेंशनड स्केच का मतलब है आपने इस तरह का एक अच्छा सा नीट सा स्केच बनाना है। ठीक है, मॉडलिंग यानी कि मॉडलिंग और फिर सिमुलेशन करनी है। ओके, डिज़ाइन एंड मेक अ नीट डायमेंशनड स्केच of a muff coupling which is used to connect two steel shafts transmitting 40 kilowatt at 350 rpm। हमें पावर दी गई है और rpm बताए गए हैं। Obviously if we know the power and rpm then we can compute for the torque। ठीक है, ये हमें रिलेशन पता है। P is equal to 2 pi nt by 60। The material for the shafts and key is शाफ्ट और की के लिए प्लेन कार्बन स्टील यूज किया जा रहा है। फॉर विच अलाउबल shear एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस में बी टेकन एज 40 मेगापास्कल एंड 80 मेगापास्कल। ठीक है, शाफ्ट और की के मटेरियल का मटेरियल सेम है और उनके लिए शीयरिंग और क्रशिंग वो एक दूसरे की डबल है। ठीक है, एक दूसरे की डबल से मेरा मतलब है कि जो शीयरिंग है वो क्रशिंग की हाफ है और ये स्क्वायर की का केस बनता है। ठीक है, द मटेरियल फॉर द मफ इज कास्ट आयरन। मफ का जो मटेरियल है या स्लीव का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। फॉर विच द अलाउबल shear stress may be assumed as 15 मेगापास्कल। उसके लिए shear stress की वैल्यू 15 मेगापास्कल है। ये सारा डाटा हमें गिवन है। ठीक हो गया, और हम सबसे पहले डिज़ाइन फॉर अ शाफ्ट के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि शाफ्ट का डायमीटर कितना होगा। ठीक है, शाफ्ट के डायमीटर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है T इज इक्वल, मैं सॉल्यूशन के लिए इधर आता हूँ। शाफ्ट के लिए T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टॉ डी क्यूब, टॉ ऑफ शाफ्ट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शाफ्ट के लिए अलाउबल shear स्ट्रेस की वैल्यू मौजूद है। डायामीटर हमने फाइंड आउट करना है। टॉर्क की वैल्यू बस पुट करनी है। जो टॉर्क की वैल्यू पुट करनी है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60। इस फार्मूला से यहाँ से T की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें पावर का भी पता है, RPMs का भी पता है, पाई की वैल्यू का भी पता है हमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो है वो वैल्यू आ जाएगी। डायमीटर ऑफ शाफ्ट 52 मिलीमीटर आई, लेट्स सपोज वी कैन राउंड इट ऑफ। ठीक है, 55 मिलीमीटर हो जाएगी। इसी तरह फर्दर इसने किया है डिज़ाइन फॉर स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए। स्लीव की 3 डायमेंशंस होती हैं, आउटर डायामीटर, इनर डायामीटर और उसकी कैपिटल लेंथ। ठीक है, आउटर डायामीटर उसका 2D + 13 अप्रोक्सीमेट फार्मूले से, लेट्स वो फॉर एग्जांपल हमने कर लिया।
कैपिटल लेंथ यानी कि स्लीव की टोटल लेंथ जो है 3.5D, ये भी अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, इससे हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि जब भी हम अप्रोक्सीमेट फार्मूलाज या अप्रोक्सीमेट रिलेशन से कोई वैल्यू कंप्यूट करते हैं, देन वी मस्ट हैव टू वेरीफाई इट either the coming stresses are greater than allowable value or not। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है लाजमी। तो हम ऐसा करते हैं कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द स्लीव, उसका रिलेशन लिखते हैं कैपिटल टी, मतलब हमारे पास फार्मूला था कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टॉर्क ऑफ स्लीव। ठीक है, टॉ स्लीव और T4 माइनस T4 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन था। इसमें हम टॉर्क जो चलना है वो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, डायमीटर जो हमने निकाला है कैपिटल, वो पुट मतलब जो अप्रोक्सीमेट रिलेशन से निकाला है। ठीक है, ये वो वैल्यू पुट करेंगे। अप्रोक्सीमेट रिलेशन स्मॉल डायमीटर यानी कि स्लीव का इंटरनल डायमीटर, ये वही होगा जो शाफ्ट का हमने भी डायमीटर निकाला है यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से यही वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, इस डायमीटर में शक नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी हैव कंप्यूटेड दिस वैल्यू फ्रॉम द अलाउबल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी स्ट्रेस बेस्ड रिलेशन से ये वैल्यू आई थी हमें। ठीक है, इस पे डाउट नहीं है, लेकिन ये हमने अप्रोक्सीमेट रिलेशन से ये वैल्यू निकाली थी, ये वाली कैपिटल डी, तो हम इस पे डाउट करेंगे जो भी हमें मसला आएगा। तो हम कैपिटल डी की वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने अप्रोक्सीमेट रिलेशन से निकाले हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट रिलेशन से जो निकाले हैं और कैपिटल टी की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू जो हमारे पास इस रिलेशन से आई थी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ से हमारी टॉर्क की वैल्यू निकलेगी टी की, तो वो पुट कर दी हम। और हमने अब ये चेक करना है कि इस डायामीटर को यूज़ करके जो टॉर्क इसमें आएगा स्लीव के अंदर चलेगा, इस टॉर्क की वजह से ये वाला कैपिटल डायामीटर ऑफ स्लीव यूज़ करते हुए, ठीक है, तो अंदर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अंदर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी। अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से टॉ ऑफ स्लीव, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अंदर आने वाली स्ट्रेस की वैल्यू इतनी है। उसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे, आया कि वो टॉ स्लीव जो अलाउबल की वैल्यू है, ठीक है, उससे ज़्यादा है या कम है। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारी टॉ जो शियर स्ट्रेस ऑफ स्लीव है ना, उसकी अलाउबल वैल्यू जो गिवन है उससे ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो जो कि 15 मेगापास्कल दी गई थी। तो उसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि मतलब सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास टा ऑफ जो हमारे पास मफ आई है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू 2.97 न्यूटन पर मिलीमीटर आई है। ठीक है, तो सो वी कैन से इट सिंस द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन मफ कास्ट आयरन इज लेस देन द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, क्योंकि परमिसिबल इसके लिए कितनी थी 15 मेगापास्कल। ठीक है, 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये हमें गिवन थी ये वाली। द मटेरियल फॉर द मफ इज कास्ट आयरन फॉर विच द अलाउबल शियर स्ट्रेस में बी अज्यूम्ड एज 15 मेगापास्कल। ओके, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ 15 मेगापास्कल, देयरफॉर द डिज़ाइन ऑफ मफ इज़ सेफ है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा सेफ है। 15 मेगापास्कल अलाउबल थी तो हमने शायद आउटर डायामीटर ज़्यादा चूज़ कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से इतनी कम अंदर स्ट्रेस आ रही है एज़ कम्पेयर टू अलाउबल। क्योंकि अगर 15 मेगापास्कल इसकी अलाउबल थी, इसकी कोई वैल्यू थी शियर स्ट्रेस की अल्टीमेट की, ठीक है, स्लीव के मटेरियल के लिए, उसको किसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके तो कोई अलाउबल स्लीव की वैल्यू निकाली थी। ठीक है,
तो अब वो वैल्यू निकली थी 15 मेगा पास्कल जो कि गिवन है, लेकिन हमारे पास आ रही है ऑलमोस्ट 2.9 समथिंग जो अंदर एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रही है 2.97 ऑलमोस्ट 3 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये 2.97 इस अलाउबल जो कि ऑलरेडी अल्टीमेट से काफ़ी दूर थी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड होने के बाद, तो उससे भी ये ऑलरेडी 5 टाइम्स ऑलमोस्ट ये उससे भी दूर है। तो हम बेसिक, और इसका मतलब ये है कि स्लीव का जो आउटर डायमीटर चूज़ किया गया है अप्रोक्सीमेट रिलेशन से, ये इनर डायमीटर था, ठीक है, और आउटर डायमीटर जो चूज़ किया गया है वो इतना ज़्यादा शायद यूज़ कर लिया गया है कि अंदर अब इसके अंदर आने वाली स्ट्रेसेस, जो इसके मटेरियल के अंदर आने वाली स्ट्रेसेस हैं वो काफ़ी कम आ रही हैं। ठीक है, मटेरियल ज़्यादा है। अगर आपको ये कहा जाए कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि कम से कम मटेरियल लगे और सिस्टम सेफ भी रहे, देन आपने ये करना है कि टॉर्क जो स्लीव के अंदर चलना है वो वैल्यू पुट करें, π/16, ठीक है, वो पुट करें। और अब मैंने आपसे डी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर टॉ ऑफ स्लीव अलाउबल वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब भी डायमेंशन को निकालेंगे तो अलाउबल वैल्यू पुट करेंगे, अलाउबल वैल्यू पुट करें, और यहाँ से d4 माइनस d4 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, अब ये डी ऑलरेडी हमें पता है, ये वाला डी जो है ये वैल्यू हमने निकालनी है, तो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो ये जितने मिलीमीटर निकलेगा ये बेसिकली जो पहले आपने डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट रिलेशन से पुट की थी ना, उससे अब कम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर यूज़ करने से और ये टॉर्क जब चलेगा तो जो अंदर स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो अलाउबल की वैल्यू यानी कि 15 मेगा पास्कल जितना है। पहले जो डायमीटर आपने यूज़ किया है अप्रोक्सीमेट रिलेशन से, उसको यूज़ करने से 2.97 मेगा पास्कल आ रहा है, जो कि मटेरियल ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, अब डायमीटर छोटा निकलेगा, कम मटेरियल लगेगा, चीज़ हमारी इकोनॉमिक बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपनी प्रोडक्शन में पैसे और ख़र्चे बचा सकते हैं, जबकि ये वाली डायमेंशन भी इस सिस्टम के लिए, स्लीव के लिए सेफ़ है, और जो पहले अप्रोक्सीमेट रिलेशन से भी यूज़ किया वो भी सेफ़ है, वो एक्स्ट्रा सेफ़ है। ठीक है, लेकिन ये भी सेफ़ है, ये भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये भी अलाउबल वैल्यू तक मैक्सिमम दे रही है जस्ट, और अलाउबल मैक्सिमम वो ऑलरेडी अलाउ होती है, वो सेफ जोन में होती है। तो लेकिन ये सस्ती स्लीव बनेगी, हो सकता है ये हाफ प्राइस में बन जाए, ये डबल प्राइस में बने। तो एज ए इंजीनियर यू हैव टू डिक्रीज द यू हैव टू डिक्रीज द प्राइसेस फॉर द कस्टमर्स। तो इसीलिए एक अच्छी इंजीनियरिंग बैकएंड पे वो यूज़ होती है। तो यही डिज़ाइन का मकसद है बेसिकली, कम से कम मटेरियल, हल्की से हल्की चीज़ और इफेक्टिव रेंज के अंदर बने। ठीक है, जो हमारा मकसद भी पूरा करे। खैर, हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ रहे हैं। हमने अभी तक सो फार वी हैव कंप्लीट द डिज़ाइन फॉर शाफ्ट एंड डिज़ाइन फॉर स्लीव। ठीक है, ये भी कर लिया। अब डिज़ाइन फॉर द की, इसके लिए आप ऑलरेडी वो करते रहे हैं। ठीक है, हमने काफ़ी किया हुआ है। तो हम विड्थ ऑफ की जो है मतलब 55 मिलीमीटर डायामीटर हमारे पास शाफ्ट का है, वो हमने जो कंप्यूट किया था, टेबल से देखा कि उसके लिए विड्थ की वैल्यू कितनी है, वो 18 ले ली। ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायर की है तो थिकनेस की वैल्यू भी यही होगी, थिकनेस इज इक्वल टू विड्थ। ठीक है, और हमें ये भी पता है वी लेंथ ईच शाफ्ट जो होगी वो कैपिटल L/2 है, तो कैपिटल L/2 ये हमने यूज़ कर ली। ठीक है, कैपिटल L/2, तो यानी कि स्मॉल l की वैल्यू 97.5 मिलीमीटर हमारे पास आ गई। की तीनों डायमेंशंस L, W और T, ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन ये तीनों वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेट रिलेशन से आई अगेन। नाउ अगेन वी हैव टू वेरीफाई either the incoming stresses in key are greater than the permissible values or not। ठीक है, तो शेयरिंग के केस के लिए भी चेक करना है कि अलाउबल से ज़्यादा अंदर स्ट्रेसेस आ रही हैं या नहीं, और क्रशिंग के केस के लिए भी चेक करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि
टॉर्क शीयरिंग के केस के लिए LW टॉर्क D/2, ठीक है। ये वैल्यू पुट की, जो लेंथ आपने अप्रोक्सीमेट रिलेशन से यूज़ की है वो पुट करें, विड्थ जो निकाली है वो पुट करें, डायमीटर हमारा सही वाला निकला हुआ था स्ट्रेस बेस्ड रिलेशन से वो पुट करें, और टॉर्क जो चलना है वो पुट करें, और चेक करें अंदर स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी, ठीक है। शियर स्ट्रेस अंदर जनरेट कितनी होगी, ठीक है। और फिर इसको कंपेयर करें अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑफ की के साथ, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये 40 मेगापास्कल थी, आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके साथ आया कि उससे ज़्यादा है या कम है, उससे ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, और कम है तो कितनी कम है। बहुत ज़्यादा कम है तो ऑब्वियसली मटेरियल ज़्यादा लगा हुआ है विड्थ पे भी, ठीक है, मतलब लेंथ पे या विड्थ पे कहीं पे ज़्यादा लगा हुआ है। इसी तरह क्रशिंग के केस के लिए भी चेक कर लें, T इज़ इक्वल टू L/T/2 सिग्मा C D/2। यहाँ पे भी डायमीटर पुट करें, थिकनेस L, ये सारी चीज़ें पुट करें। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिन पे शक किया जा सकता है। ये भी ठीक वैल्यू है स्मॉल d भी, ये भी ठीक वैल्यू है, स्ट्रेस बेस्ड रिलेशन से ये दोनों वैल्यूज़ आई हुई हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेट रिलेशन से हैं, तो यहाँ से सिग्मा C जो अंदर जनरेट होगी उसकी वैल्यू चेक कर लें, उसको भी कंपेयर करें, ठीक है। सिग्मा C अलाउबल की वैल्यू जो कि 80 मेगापास्कल थी, ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर लें क्या है कि ज़्यादा या कम है। अगर ज़्यादा है तो उसको किस तरह हैंडल करना है, दोबारा वैल्यू किस तरह निकालनी है। मतलब लेट्स सपोज ये वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, तो इस फार्मूले में आपको दो वैल्यूज़ पे शक होगा, या तो लेंथ पे या थिकनेस पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, आपने चेक करना है कि ये ज़्यादा या कम है। अगर ज़्यादा है तो आपको इन दो पे शक होगा, लेंथ और विड्थ पे, ठीक है। लेट्स सपोज किसी एक में अलाउबल से ज़्यादा आ जाती है अंदर आने वाली स्ट्रेस, तो आप ऐसा करें लेंथ पे पहले शक कर लें क्योंकि वो कॉमन है। तो आप यहाँ से फिर ऐसा करें कि यहाँ पर अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू पुट करें, बाकी सारी वैल्यूज थिकनेस भी पुट करें, डायमीटर भी पुट करें, टी की वैल्यू भी पुट करें, और लेंथ की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। इसी तरह शीयरिंग के केस के लिए भी लेंथ की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। और दोनों में से जिसके लिए लेंथ की वैल्यू ज़रा ज़्यादा आ रही होगी वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि हम पहले करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये मैं आगे पॉसिबल जो डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं मैंने उसकी बेस पे अभी कमेंट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ सिंस द इंड्यूस्ड शीयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस आर लेस देन परमिसिबल स्ट्रेसेस देयरफॉर द डिजाइन ऑफ की इज सेफ, ठीक है। तो इन्होंने तो ये सिंपल लिख दिया, लेकिन अगर वो नहीं है तो किस तरह निकालनी है फिर दोबारा वैल्यूज मैंने आपको भी वो गाइड किया। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपने आगे जस्ट क्लैंप और कंप्रेशन कपलिंग ये खुद पढ़नी है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, जस्ट वही स्लीव सी बनी हुई है, एक कट है और साथ कुछ बोल्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनको टाइट करने के लिए, ठीक है। वो टाइट करने के लिए कुछ बोल्ट्स हैं, और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक बोल्ट जो है उसकी डिज़ाइनिंग बोल्ट के अंदर आने वाली स्ट्रेसेस उसको उसका थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है। तो वो जो बोल्ट है उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन आपने यहाँ से देखनी है, ठीक है, वो छोटी सी। आप ये खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हम ऑनलाइन सेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको क्लियर अगर कोई इशू हुआ तो क्लियर कर दूंगा, बाकी मसला कोई भी नहीं होगा इंशाल्लाह। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय बोल्ट और मैक्सिमम स्ट्रेस बोल्ट में कितना आता है उसका रिलेशन क्या है वो यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन की हुई है, ठीक है।